हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज। ठीक है, तो इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कौन था चेयरमैन इसका? हाँ, बस चार ऑप्शन है। बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारा आंसर क्या है? सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं अब। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका मतलब बाकी सब थे, बस एक नहीं था। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण या फिर के एम मुंशी। हमारा आंसर क्या है? सी, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण। ये नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर, बाकी तीनों थे। आगे चलते हैं अब हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट? तो फेडरल स्टेट के क्या फीचर्स होते हैं? बस दो स्टेटमेंट्स हैं। द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो बस चार ऑप्शन हैं इसके। ए कि खाली पहला सही है, दूसरा खाली दूसरा सही है, तीसरा कि पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों में से कोई सही नहीं है। हमारा आंसर क्या है? ए, कि पहला जो है वही सही है। खाली कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्लियरली लेड डाउन होती हैं, यानी क्लियरली लिखी हुई होती है। ठीक है, और वो अनरिटर्न नहीं होता, वो रिटर्न ही होता है। आगे चलते हैं अब। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था फ्री इंडिया का? बस चार ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जॉन मथाई। तुम्हारा आंसर क्या है? ए, जवाहरलाल नेहरू पहले फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के। आगे चलते हैं अब हम। अंडर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब चार ऑप्शन हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या फिर बी एन राव। तुम्हारा आंसर क्या है? डी, बी एन राव। तो किसने किया था ये फर्स्ट ड्राफ्ट? बी एन राव ने। आगे चलते हैं अब हम। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इन चारों में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? और बस चार ऑप्शन है। पहला है टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। दूसरा है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तीसरा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और चौथा है टू नो मोर एंड मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है इनमें से? सी, कौन सी? कि टू डिफेंड, जब कोई नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाता है तो कंट्री को डिफेंड करना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको हिस्ट्री जाननी जरूरी है, या फिर जब नेबरिंग कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जाना जरूरी है, या फिर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, हमारी क्या है कि जब कंट्री की जरूरत पड़े तो नेशनल सर्विस में हाथ बटाना। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू द। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कोशिश की गई थी वो कब की गई थी? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, साइमन रिफॉर्म में या फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हमारा आंसर क्या है? सी, साइमन कमीशन के टाइम पर करी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26 1950 बिकॉज। जनवरी 26 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया था, मतलब कि फैलाया गया था। क्यों? हमारे चार ऑप्शन है। दिस डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे 6 1929, क्योंकि ये दिन इंडिपेंडेंस डे जिससे मनाया जा रहा था। बी, इट वॉज द विश ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि फार्मर्स की विश थी। सी, द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया अर्लियर देन दिस डेट, क्योंकि ब्रिटिश पहले जाने को तैयार नहीं थे। या फिर इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, या फिर ये एक अच्छा दिन था। हमारा आंसर क्या है? ए, क्योंकि इसी दिन को हम इंडिपेंडेंस डे मनाए जा रहे थे 1929 से। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? अब चार ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर एम एन रॉय ने। हमारा आंसर क्या है?
किसने दिया था? एम एन रॉय ने। आगे चलते हैं अब हम। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर A. Elected by provincial assemblies, B. Elected directly by people, C. Nominated by government, या फिर D. Only representative of the princely states। हमारा आंसर क्या है? A. इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ना ही वो इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट पब्लिक पीपल से, पब्लिक उनको नहीं करती है, ना ही वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ना ही वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये भी सही नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आया था ये। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये सही है, क्योंकि इसमें मल्टी पार्टीज बॉडी होती है, मल्टीपल पार्टीज होती हैं इसमें। और चौथा, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, ये भी सही है, इसमें कई सारी कमिटियाँ होती हैं, ठीक है। तो तीसरा और चौथा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। आगे चलते हैं अब हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946। तो 1946 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कौन सा इन चारों में से मेंबर नहीं था? तो बस चार ऑप्शन है, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, या फिर जेबी कृपलानी। हमारा आंसर क्या है? बी। महात्मा गांधी थे, वो नहीं थे इस मेंबर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आगे चलते हैं अब हम। इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। तो इंडिया आज़ाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना था? तो बस चार ऑप्शन है, अगस्त 15 1947 को, जनवरी 13 1948 को, जनवरी 26 1950 को, या फिर नवंबर 26 1929 को। और आंसर क्या है? सी, जनवरी 26 1950 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ था उसी टाइम पे जो इंडिया है वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। तो इनमें से कौन सा है जो इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बनाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारा आंसर क्या है? बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। तो पहला अटेम्प्ट किसने करा था रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बनाने का? बस चार ऑप्शन हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1900, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919। और आंसर क्या है? बी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेसिडुअरी पावर इन द। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने किसको रेसिडुअरी पावर्स दी थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, हाँ तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, दूसरा है फेडरल लेजिस्लेचर को, तीसरा है स्टेट लेजिस्लेचर को, और चौथा है गवर्नर जनरल को। हमारा आंसर क्या है? इसको गवर्नर जनरल को दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं था? अब चार ऑप्शन है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी ऑफ सेंटर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, या फिर ऑल इंडिया फेडरेशन। हमारा आंसर क्या है? सी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं था किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक फीचर। आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। तो इन चारों में से कौन सा एक्ट था जो फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा था इंडिया को? तो बस चार ऑप्शन हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919, चार्टर एक्ट 1831, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा था इंडिया को। आगे चलते हैं अब हम। What was the main stipulation of Government of India Act 1935?
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें मेन चीज़ क्या बताई गई थी? अब 4 ऑप्शन है। अ फेडरेशन वॉज सजेस्टेड, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटीड, या फिर डायरकी वॉज मेड एप्लीकेबल एट प्रोविंशियल लेवल। हमारा आंसर क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज गारंटीड, यानी कि इसके अंदर बताया गया था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे इंडिया को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो इंडियन फेडरेशन की जो स्कीम थी वो उसने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी? बस 4 ऑप्शन है। यूएसए के, कनाडा के, आयरलैंड के, या फिर यूके के। हमारा आंसर क्या है? बी, कनाडा के। ठीक है, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ली थी। इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।